हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिस पाठ का नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर में इसमें हमको यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ है पुराने भवनों का संरक्षण। तो यह किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि गांव की गली में एक पुरानी इमारत थी और इन बच्चों का प्रश्न है कि उन पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आईएएस में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि हमें पुरानी भवनों का संरक्षण करना चाहिए, यह वर्तमान के नियमानुसार कितना % लागू होता है। तो यह सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। क्या कहानी बताती है? पुरानी इमारत, जो पुरानी सभ्यताएं हैं उन्हीं के आधार पर आजकल आधुनिक सभ्यताओं का विकास हो रहा है। आपको पता होगा कि जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं इस संसार में, जितनी सारी चीज़ें यूज करती हैं वह हमारी प्राचीन सभ्यता से चली आ रही हैं और उनका हमें संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वह हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं। और इसी प्रकार लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो सबसे पहले जो आज से लगभग 150 साल पहले लाहौर से कराची तक का रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब उसी समय कुछ इंजीनियरों को हड़प्पा का पूरा स्थल मिला और उन्होंने सोचा कि यहाँ उन्होंने सोचा कि सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली गए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जब उन्होंने ईंटें उखाड़ रहे थे उस समय कई इमारतें नष्ट हो गई। हमको इनसे जानकारी नहीं है, बस हड़प्पा की कहानी कहाँ से शुरू है, बस इसके बारे में हम लोग अपने माइंड को शार्प रखना है कि हमको पढ़ना क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानों शहरों में से एक है। उन्होंने कहा कि जो पहले के जो पुराने शहर थे उन शहरों में से एक शहर ये भी है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग आज से 47 साल वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, देखिएगा कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी हाँ, हमें पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो पुरानी इमारतें हैं हमारे पूर्वजों के बारे में बताती हैं। हमारे पहले की जो कला संस्कृति और जो चित्रकला थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, उनके बारे में सारी जानकारियां हमको मिलती हैं कि उस समय के वैज्ञानिक कैसे घर बनाते थे, किस प्रकार से बनाते थे कि आज इतने वर्ष के बाद भी उनकी दीवारें नहीं हिलती हैं। तो जी हाँ, हमें पुराने भवनों का संरक्षण करना चाहिए जिससे कि हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो ये जो हड़प्पा जो पूरा स्थल है वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। क्या क्या मिली हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं,
और उसके बाद का जिस पे काले रंग का चित्र किया गया है, पत्थर का बाट मिला है, मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड मिले हैं जिससे दाढ़ी ओढ़ी बनाया जाता था। हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, और उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो इन नगरों की विशेषताएं बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है यूपीएससी ने इसको कई बार पूछा है, कई बार। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या थी इन नगरों की विशेषताएं। तो इन नगरों में से कई दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब उस समय के जो नगर थे वह दो या दो से अधिक हिस्सों में क्या किए गए थे, बांटे गए थे, विभाजित किए गए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था और इसमें जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। क्या होता था, पश्चिमी भाग जो होता था छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था, अर्थात जो छोटा भाग होता था वह ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। और जो पूर्वी हिस्सा बड़ा अर्थात जो बड़ा हिस्सा था वह निचले भाग में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा। क्या कहा, दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो ऊंचाई वाले हिस्से को क्या कहा है, दुर्ग। दुर्ग मतलब किला होता है। हम लोग पढ़ेंगे कल जब 9th का हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। तो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पर है, देखिए, दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। और ईंटों की चिनाई इस प्रकार किया जाता था कि दीवार क्या हो, बहुत मजबूत रहे। कुछ नगरों ने दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था, विशाल स्नानागार बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। प्लास्टर का इस्तेमाल किस लिए किया गया था, ताकि पानी का रिसाव न हो। और उस पर चारकोल भी लगाया गया था। चारकोल मतलब समझते हैं जिससे सड़क उड़क बनती है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। और उस सरोवर में क्या है, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इससे भरने चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब इसके बाद है यहाँ पर देखिए, कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो कालीबंगा, यहाँ पर आ जाइए, कालीबंगा, ये रहा आपका लोथल और ये रहा आपका लोथल और ये रहा कालीबंगा। तो यहाँ से क्या चीज़ मिले हैं, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मतलब समझते हैं, ये वाला अग्निकुंड हवन वाला, जिसमें हवन वन होता था। तो मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े गृह भंडार मिले हैं। और जहाँ इसमें क्या क्या है, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर है आपका यहाँ मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ पर लोथल, यहाँ पर बड़े बड़े गृह भंडार भी मिले हैं। क्या मिले हैं, बड़े बड़े गृह भंडार मिले हैं। ये रही आपकी सिंधु नदी। और सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के किनारों पर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको अच्छी तरह से। केवल आपको इसमें अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो केवल जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये रहा महान स्नानागार।
आप लोग देख सकते हैं, ये रहा महान स्नानागार जिसमें दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी लोगों को उतरने के लिए, एक ए रहा और एक ए रहा। और उसके बाद और यहाँ पर देखिए ईंटों की चिनाई, यहाँ पर ईंटों की चिनाई, इस चित्र भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग इन नगरों की विशेषताओं में और भी चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और केवल हमको जानकारियां ही लेनी है, बस केवल आप जानकारी, आप अगर चाहें तो आपके सामने किताब है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए मैं किताब से पढ़ाने लगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड पे सारी चीज़ें समझाने में अच्छी नहीं लग रही थी। अगर मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं जब डिजिटल बोर्ड ले लूँगा तो हो सकता है कि मैं खुद आकर के पढ़ाऊँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं अभी हिस्ट्री, मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री से, मैं बीए किया हूँ, एमए किया हूँ, उसके बाद नेट जेआरएफ की भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और यहाँ पर नेट जेआरएफ की भी तैयारी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पर किताब है, देख सकते हैं आप लोग। तो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप एनसीईआरटी, हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। मैं इस समय इंटर कॉलेज में टीचर हूं और अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये मेरी जानकारी हो गई। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। कितने होते थे? आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। पहले हमारे घर में, जो हमारे गांव में, आप अपने ही गांव में देखेंगे घर कैसे बनते थे, बीच में एक बड़ा अंगना होता था और इधर किनारे किनारे आपके रूम होते थे। तो इस प्रकार के घर बनाए जाते थे। या जो लिया गया है पहले जो बनाया जाता था वह प्राचीन सभ्यता से लिया गया है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे। पहले भी जो बड़े बड़े लोग होते थे अपने घरों में ही कुएं खुदवाया करते थे। और इस अब देखिए कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जिस प्रकार आज भी ढके हुए नाले हैं, कहीं कहीं खुले हुए नाले हैं, लेकिन जो पुराने समय के नाले थे वह ढके हुए होते थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। और इनको सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। लेकिन इस समय के जो नालियाँ बन रही हैं उनमें न तो ढलान है न तो वह सीधी हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। पानी निकलने में क्या होती है, असुविधा महसूस होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि प्राचीन सभ्यताओं का विकास, मतलब प्राचीन सभ्यताओं, जो सभ्यताएं हैं उनका अनुसरण हम वर्तमान में कितने हद तक करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज के बारे में भी बता रहा हूं ताकि आप अगर एग्जाम में आए, मेंस या किसी भी एग्जाम में आए, तो आप आसानी से उसको रिलेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्नाना कहाँ तक हो गया, आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को दो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। आज भी वह प्रक्रिया चलती है जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। तो ये वर्तमान में भी चलता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो यह था नगरों के बारे में। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। तो आप इसके पहले वाला भी चैप्टर पढ़िएगा और इसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। उसके बाद है नगरीय जीवन। ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि यह नज़रिए में रहे। हड़प्पा के नगरों में बड़े हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। और यहाँ क्या थे? यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर
पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमत चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों की लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, जो अभी तक बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो कुछ मिट्टी के बने बर्तन भी मतलब खिलौने भी मिले हैं और बर्तन तो मिले ही हैं। और यहाँ पर ये देखिए कुआं था, घरों में क्या होते थे, कुआं भी होता था। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है कि नगरों में रहने वाले लोगों की सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो आपका ये काम है सूची बनाना, ये हम लोगों का काम नहीं है, यह क्लास 6 के बच्चों का काम है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं बनाए, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर। तो यहाँ पर देखिए ये हड़प्पा की एक मुहर है। क्या है? मुहर है। तो इस प्रकार की मुहरें बनाई जाती थी और मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो खास चिन्ह है जो एक लिपि में है, इसे बहुत बार पढ़ने का प्रयास किया गया लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया कि यह लिखा क्या चीज़ है। तो उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे मिट्टी के खिलौने हैं और यहाँ पर क्या है? मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर और नए शिल्प। तो नगर और नए शिल्प के बारे में आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। आपको पता है कि नहीं? कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक हैं। मनके, वाट और फलक हैं। देखिए यहाँ पर है क्या चीज़, देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऊपर पत्थर के बाट देखो और कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हीं चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। एक बात समझिएगा, जो उस समय के बाट थे हो सकता है धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। मध्य में बाएं मनके और मध्य में क्या है? मनके। इनमें से कई कार्निलियम पत्थरों से बनाए गए थे। किस पत्थरों से बनाए गए थे? कार्निलियम पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धरार फलक, नीचे दाएं कढ़ाई वस्त्र और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मतलब पूरा पाषाण काल की कहानी थी तो हो नहीं, उस समय तो लगभग ऐसी कोई चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े उस चैप्टर में। अब देखिए संभवतः 70 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्या होती थी? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से
चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो देखिए पहले नंबर तो आप लोग मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, कपड़े के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है और आज से लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आज से लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कहाँ? मेहरगढ़ में। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कपड़े के टुकड़े मिले हैं और से चांदी के फूलदान, ढक्कन तथा अन्य तांबे के वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, या फिर मोहरों पर क्या करना? पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति का चेहरा है कितने ढंग से बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से, अब यहाँ पर दाढ़ी देखिए कितनी अच्छी तरह से, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ऐसा जो मूर्ति बनाया वो कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, उसके बाद यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों से पूर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वह दूर दूर से यातायात करते थे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला पार्ट कुछ देर बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो अगला पार्ट कुछ देर बाद लगभग 4 घंटे बाद आपको मिलेगा।